नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, दिल्ली के यमुना बाजार में प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में अब तक 300 से ज्यादा मकान जमींदोज किए जा चुके हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं कार्रवाई से प्रभावित लोग नाराजगी जता रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि यमुना बाजार क्षेत्र में रह रहे करीब 150 से 200 परिवारों को 2 से 3 बार नोटिस जारी किए गए थे और निर्धारित समय सीमा के अंदर जगह खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन नोटिस का समय पूरा हो जाने के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन का कहना है कि ये अभियान अभी कई दिनों तक जारी ऐसे ही रह सकता है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात की गई है और प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। 70-80 परिवार हैं। अच्छा, कहाँ गए हैं? कुछ उनका यहीं मर रहे हैं, सब मरने के लिए तैयार हैं, सब यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं सब। तो ऐसा तो नहीं कोई घर में फंसा हुआ अभी? अरे फंसा ना, हम कहते हैं हमको मारो ना, पहले हमको मार दो ना, हम मरने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं, ये सरकार सनातन धर्म को लेके आई थी, सनातन धर्म को मिटाने के लिए तैयार हो गई है। ये सरकार कुछ नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं। ये हमारा 2 तारीख है वहाँ पे कोर्ट के अंदर, अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मगर ये लोग सुन नहीं रहे। अधिकारी कोई किसी को पता ही नहीं है कौन सा अधिकारी है। बात नहीं कर रहे, जो डीटीए के अफसर है वो बात करने को राजी नहीं हो रहे। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें बुलडोजर एक्शन अभी भी लगातार चल रहा है और कई लोग यहां पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो क्या डिटेल और क्या इनपुट आ रहा है अभी यहां से? गुलफाम, आवाज आ रही है आपको मेरी? गुलफाम, शायद आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिएगा अपना ऑडियो। देखिए, अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी, आ रही है, बोलिए। देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो दिल्ली के निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार में है, जहां पर करीब 310 मकान बने हुए थे और 32 घाट हैं। और इन 32 घाट और 310 मकानों पर आज सुबह से आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर गरज रहे हैं। आज सुबह तड़के यहाँ पर आधा दर्जन बुलडोजर आते हैं और अंदर घुस जाते हैं, और घुसने के बाद 310 मकानों पर ये बुलडोजर लगातार गरजना शुरू हो जाता है इनका। लेकिन इसके अंदर जो लोग थे वो अफरा तफरी में बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। उनका कहना था कि जब हम अपना ये पूरा प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन लेकर पहुंचे हुए हैं तो हमें राहत क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का तर्क इसमें यह है कि जिस तरह से हाई कोर्ट का आदेश है उसमें हमने इनको कई नोटिस जारी किए हैं और उन नोटिस के आधार पर ये अपनी कोई पुख्ता जो भी इनकी जो मतलब पक्ष है वो नहीं रख पाए, जिसके चलते आज सुबह से ही बुलडोजर कार्रवाई चालू है। आपको बता दें कि जो ये एरिया है ये ओजोन एरिया है और इस ओजोन एरिया के अंदर 310 मकान अवैध बने हुए थे और ये 32 घाट इसके अंदर बने हुए हैं। हम जब अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि इसके अंदर हर घाट पर एक मंदिर भी बना हुआ है और हर मकान के अंदर भी एक एक मंदिर बना हुआ था। जिसके बाद बुलडोजर जिस वक्त गरजना शुरू हुआ तो उस बुलडोजर ने शायद उसके पीले पंजे ने ये नहीं देखा कि वो पीला पंजा किस चीज पर चल रहा है, मंदिर पर चल रहा है, मकान पर चल रहा है। वो सिर्फ हाईकोर्ट का आदेश मान रहा था और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा था। अब करीब 2 बज चुके हैं और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लोग 40+ डिग्री का तापमान हो चुका है, बाहर लोग बैठे हुए हैं, परेशान हाल है और लगातार उनके अंदर गुस्सा और उनके अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली ने
पूरे कानून व्यवस्था को समुचित करने के लिए भारी डिप्लॉयड यहाँ पर तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी माहौल खराब ना हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कोलकाता में तारातला बिल्डिंग की छत गिरने के मामले में अब जांच और ज्यादा तेज हो चुकी है। मामले की गहराई से पड़ताल के लिए प्रशासन ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। जांच की जिम्मेदारी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंपी गई है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। एसआईटी को हादसे के कारणों, जिम्मेदार लोगों और संभावित लापरवाही की हर पहलू से जांच करने का निर्देश दिया गया। इंस्पेक्टर हीरक दालापति को मामले का नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। साथ ही टीम को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहेली दास हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गई है। सहेली, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्या डिटेल? लोगों को रास्ता लगाया है और मृत्यु संख्या अभी 11 हो चुके हैं। अभी बारिश हो रही है और बहुत जगह है भारत में भी इंडिया में एक व्यक्ति वहाँ पे रखी मदद से पहुंचे की कैसे ठीक है सहेली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, जहां 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुरेश राणा के साथ प्रियंका रावत और पूजा पाल उपाध्यक्ष बने हैं। अभिजात मिश्रा, गीता शाक्य महामंत्री बनाए गए हैं। 18 मंत्रियों में रजनी पांडे और सेजानंद राय का भी नाम शामिल है। दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता, अवधेश द्विवेदी अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो रोहित मिश्रा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। अशोक रावत को अनुसूचित मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। सरोज रावत महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई हैं। 64 लोगों की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है और जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्रियों की ये लिस्ट नजर आएगी। इसमें सभी नाम दिए गए हैं, किसकी जिम्मेदारी दी गई है। सरोज रावत को देखिए, महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो लंबे वक्त से देखिए इस पर लगातार चर्चा हो रही थी और लगातार कई बैठकें भी हुई हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का आयोजन किया गया था और लगातार ये सवाल बना हुआ था कि इस बार किन चेहरों को शामिल किया जा सकता है, कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं और इस बार नई बीजेपी कार्यकारिणी कैसी होगी, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी। फिलहाल अब देखिए नई कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। निश्चित रूप से मैं अपने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि चुनाव में मुझे विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी संगठन की जैसी भी अपेक्षा होगी, संगठन की योजना अनुसार सरकार के जो हमारे लोक कल्याणकारी कार्य हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उनके कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कार्य किए योजनाओं का प्रचार प्रसार और संगठन के कार्यक्रमों और अभियानों जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि संगठन योजना होगी जो अपेक्षा है पूरा करने का प्रयास। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और टीम की घोषणा की बात थी तो पहले भी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के काम में लगे हुए थे और मुझे लगता है जो टीम आई है उसके आधार पर हम और तेजी से पूरे प्रदेश में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लग के और जो 2027 का मिशन जो हमने देखा है, जो 2017 को पुनः हमें दोहराना है, हम उस मिशन को निश्चित पूरा करेंगे। और वहीं आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अयोध्या मंदिर में चढ़ावे की चोरी के सिलसिले में एसआईटी से मिले। एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत से मिलकर उन्होंने जमीन घोटाले के मामले में कई अहम दस्तावेज उन्हें सौंपे। लगभग आधा घंटा संजय सिंह ने एसआईटी चीफ को इस पूरे घोटाले के बारे में जानकारी दी।
पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने एक पत्र लिखा था और पत्र में साफ तौर पे कहा था कि अयोध्या चंदा घोटाले को लेकर के हमारे पास बहुत से सबूत हैं जिनको हम एसआईटी को देना चाह रहे थे। उसको लेकर के उन्होंने पत्र लिखा था। हालांकि एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं विजय विश्वास पंत ने उन्हें आज का समय दिया था। समय से 5 मिनट पहले ही संजय सिंह यहाँ पर पहुंच करके और अपने हाथों में कई दस्तावेज लेकर के यहाँ पर कार्यालय पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत से वो मुलाकात करते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट की मुलाकात के बाद से जब वो निकलते हैं संजय सिंह, तो उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वहां पर जमीन खरीदी गई, चंपत राय पर उन्होंने आरोप लगाया। इसके साथ साथ कई लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि जो 2 करोड़ की जमीन थी वो लगभग 16 करोड़ में बेची गई। 5 मिनट के अंदर उन जमीनों का दूसरी रजिस्ट्री कर दी गई। इसी तरीके से उन्होंने 11 दस्तावेज जो है वो एसआईटी को सौंपे हैं। हालांकि अब एसआईटी इस पर क्या मंथन करती है, किस तरीके से निर्णय लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संजय सिंह पहुंचकर अपना पूरा बयान दर्ज किया है और इसके साथ कह सकते हैं कि उन्होंने जो उनके पास दस्तावेज थे वो दस्तावेज उन्होंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंप दिया है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर लखनऊ। आज 11 बजे का समय दिया गया था और मैंने मुलाकात करके सारे दस्तावेज उनको सौंप दिए। मेरे पास जो कागजात थे नीचे कर लो, नेटो 18 वो कुल 13 दस्तावेज थे। नीचे कर लो यार मेरे भाई। लेकिन 2 मामले ऐसे थे जो आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए 11 से कागजों के मैंने जो एसआईटी के अध्यक्ष महोदय हैं और उनके माननीय एक सदस्य भी थे उनको सौंप दिया। इसमें जो जानकारी है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। इसके अलावा अरे भाई इसके अलावा जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनके भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात हैं जो मैंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपा है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेच के ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। और अब देखिए, अयोध्या में वीएचपी की हलचल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे अयोध्या पहुंचे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार के भी अयोध्या पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा पहले से ही अयोध्या में हैं और वीएचपी के और कई बड़े पदाधिकारी भी अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। कल रामलला के दर्शन करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, ये जानकारी भी दी जा रही है और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि कुछ बड़ा अयोध्या में जरूर होने जा रहा है, कुछ बड़ा फैसला जरूर लिया जा सकता है। आपातकाल की 51वीं बरसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के युवराज पर संविधान के नाम पर धूल झोंकने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि पार्टी ने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र का इस्तेमाल किया। कांग्रेस कर रही है, जिस कांग्रेस के युवराज आज संविधान की प्रति लेकर के देश भर में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। आपने देखा होगा इनके दोहरे आचरण को। इनका ये दोहरा आचरण
जो संविधान की प्रति लेकर के लोग घूमते हैं। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने क्या कृत्य किया था, इनके पूर्वजों ने क्या कृत्य किया था, किस प्रकार का अत्याचार ढाया था, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसलिए इन दोहरे चरित्र के लोगों की वास्तविकता जनता जनार्दन के सामने आ सके, आने वाली पीढ़ी के सामने आ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को बारंबार इस बात का एहसास कराने के लिए कि जिनकी लोकतंत्र पे कभी निष्ठा नहीं थी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा, दुरुपयोग किया, संविधान में संशोधन केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, उसमें लोक हित नहीं था, समाज हित नहीं था, राष्ट्र हित नहीं था, उसको करते हुए बाबा साहब की आत्मा को भी अपमानित करने का जो कांग्रेस पाप कर रही थी, बार बार पाप कर रही थी, वह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होना चाहिए, जानकारी होती रहनी चाहिए। ये पटना में परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अहम मुलाकात की। मिथिलेश राय ने मुख्यमंत्री के समक्ष पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों को विस्तार से रखा। मुलाकात के दौरान परिसीमन को राज्य की जरूरत बताते हुए इस पर सकारात्मक पहल की मांग की। परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का आंदोलन भी जारी है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुलाकात के बाद मुखिया संघ ने इसे सार्थक बताते हुए कहा कि सीएम ने उनकी बातों पर आश्वासन दिया है। को लेकर के सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सकारात्मक रुख है और अति शीघ्र परिसीमन होगा और फिर जो सिस्टम है उसके तहत पंचायत के चुनाव होंगे। इससे लाभ यह होगा कि आज 8053 त्रिस्तरीय एवं पंचायत हैं और कल आने वाले समय में लगभग 20,000 हो जाएंगे। तो इतने लोगों को मौका मिलेगा, नौजवान विशेषकर आगे आएंगे और पंचायतों का दशा दिशा सुधरेगा और सकारात्मक सोच के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार शुरू से जब मंत्री रहे उस दौरान से लेकर के उप मुख्यमंत्री थे तब और अभी लगातार उनका प्रयास सकारात्मक रहा है। पंचायतों के बारे में, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, ग्राम कचहरी के बारे में, तो वे उनका जो दूरदर्शी सोच है, निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लाभ मिलेगा। और हम लोग उम्मीद भी किए, हम लोग लगातार उनसे रिक्वेस्ट भी करने का काम किए हैं और हम लोग कहने का भी काम किए कि परिसीमन निश्चित रूप से बिहार के लिए, अगर परिसीमन 36 वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ है, अगर परिसीमन होता है तो ये बिहार के लिए, बिहार के सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के लिए यह मतलब एक दूरदृष्टि वाला सोच होगा और ये मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार के लिए भी का निर्णय जन जन तक अगर पहुंचेगा तो यह मतलब इसका असर दूर तक दिखेगा। पटना से शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंत्री परिषद से मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन बनाया जाएगा। महिला शिक्षकों को घर के नजदीक पंचायत और पुरुष शिक्षकों को पास के प्रखंड में पदस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष समिति का भी गठन किया जाएगा। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखकर ये नई नीति तैयार की गई है। 2026 जिसका लंबे समय से बिहार के सभी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति आज मंत्री परिषद से हो गई और इसको लेकर के बिहार के शिक्षकों में बड़ा उत्साह और इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
को दृढ़ता पूर्वक लागू करने के उद्देश्य से और हमारे विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के को बेहतर ढंग से, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ और बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे। जहां लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड की जांच अब और ज्यादा तेज हो गई है। हादसे की जांच कर रही एसआईटी ने जिला प्रशासन, बिजली विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को तलब कर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के रिपोर्ट में खामियां मिलने पर उन्हें दोबारा सही रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। एसआईटी ने पिछले 10 सालों में बिल्डिंग को मिली अनुमतियों और अवैध निर्माणों पर हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और उनकी भूमिका की भी जानकारी मांगी गई है। अब एसआईटी मृतकों के परिजनों, घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। तो रिपोर्ट में देखिए कई खामियां पाई गई हैं, जहां पर 10 सालों का अब रिकॉर्ड, बिल्डिंग का जो 10 साल का रिकॉर्ड रहा है वो मांगा गया है। अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में एसआईटी लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और इस लिहाज से कई अफसर पूछताछ के लिए तलब भी किए गए हैं। और ये रिपोर्ट जो है ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर जांच एसआईटी लगातार कर रही है। जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया है और कई अफसरों से एसआईटी ने पूछताछ की है, कई लोगों को तलब भी किया गया है। और वहीं रायबरेली में जिला प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। महाराजगंज तहसील क्षेत्र में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 4 कोचिंग सेंटर और एक लाइब्रेरी को सील कर दिया गया। एसडीएम के नेतृत्व में हुई जांच में कई संस्थानों के पास फायर एनओसी और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। लखनऊ के हालिया कोचिंग अग्निकांड के बाद प्रशासन छात्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। मुंबई लोकल ट्रेनों में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में लोकल ट्रेन में हुई हत्या की घटना के बाद रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर विधायक योगेश कदम ने प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा उपायों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। परसों देखने को मिला, परसों रात के लोकल ट्रेन में एक मर्डर होता है और ये पहली बार नहीं है ऐसा हुआ। इसके पहले भी एक शिक्षक का मर्डर हुआ था, तो कहीं ना कहीं पूरे रेलवे व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब ऐसी घटनाएं होती है तो पूरे प्रशासन पे उंगली उठाना गलत होगा, लेकिन इस ऐसे इंसिडेंट फिर से ना हो, इसकी वी विल टेक केयर ऑफ इट। सर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे क्या इसके लिए? नहीं, एक्शन तो लेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, बिल्कुल इसका हम विल टेक केयर ऑफ दिस। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। अबू आजमी का भी कहना ऐसा है कि सबकी पर्सनल लाइफ होती है और रिलीजन को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यूसीसी मतलब हर एक नागरिक को समान न्याय, तो मेरे ख्याल से ये कुछ गलत नहीं है। भारत का हर एक नागरिक भारत में जो रहता है उसके लिए एक ही तरीके का लॉ हो। बिल्कुल इसमें किसी भी रिलीजन को टारगेट करने का हमारा प्रयास नहीं है। किसी भी रिलीजन का जो भी उनका जो रिलीजियस महत्व है वो कम नहीं होगा इससे, वो तो बिल्कुल वो रहने वाला है ही। धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन सुरेश लाड़ के साथ में कल्पना शुक्ला, आज की खबर मुंबई। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।